आज बात करते हैं भारतीय संविधान की, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का बुनियादी दस्तावेज है। देखिए, ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये तो एक पूरे राष्ट्र के सपनों और उसकी बनावट का ब्लूप्रिंट है। तो आज के हमारे इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि ये इतना अनोखा क्यों है, फिर सरकार की शक्ति का ढांचा समझेंगे, इसके बाद नागरिकों के अधिकारों पर बात करेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि हमारे गणतंत्र की रक्षा कौन करता है, और आखिर में लोकतंत्र को जमीन तक कैसे पहुंचाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर क्या है वो बात जो भारतीय संविधान को दुनिया में सबसे अलग खड़ा करती है? देखिए, इसकी सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर खासियत है इसका साइज। जी हाँ, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड भी है। अच्छा, तो ये सिर्फ लंबा ही नहीं है, इसमें और भी खासियतें हैं। इसे बनाते वक्त दुनिया भर के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उनको परखा गया। और दूसरी मजेदार बात, ये एक ही समय पर कठोर भी है और लचीला भी। मतलब कुछ हिस्सों को बदलना बहुत मुश्किल है, तो कुछ को जरूरत के हिसाब से आसानी से बदला जा सकता है। अब बात करते हैं देश की पावर स्ट्रक्चर की, यानी सरकार कैसे काम करती है। संविधान ने इसका डिजाइन कैसे तैयार किया है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, भारत में एक फेडरल सिस्टम है, मतलब एक केंद्र सरकार है और अलग अलग राज्य सरकारें भी हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हमारा संविधान केंद्र को ज्यादा ताकत देता है, और जब कोई इमरजेंसी आती है तो सारी की सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। इसीलिए इसे क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय भी कहते हैं। चलिए, अब सरकार की संरचना से आगे बढ़कर बात करते हैं आम नागरिक की। संविधान एक आम नागरिक को क्या अधिकार देता है, हमारी पहचान क्या है, अब इसे देखते हैं। संविधान की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये भारत को एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि देश का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। सरकार के लिए, कानून के लिए सभी धर्म बराबर हैं, और हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक जैसे अधिकार मिलेंगे। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, भारत का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न देशों के सेक्युलरिज्म से अलग है। पश्चिम में क्या होता है कि सरकार और धर्म के बीच एक दीवार होती है, पर भारत में इसे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। मतलब सरकार सभी धर्मों का सम्मान तो करती है, लेकिन अगर कहीं भेदभाव हो रहा हो तो समानता लाने के लिए वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके लिए संविधान में बाकायदा आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 14 जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, आर्टिकल 15 जो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, फिर आर्टिकल 25 से 28 तक जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। ये सारे प्रावधान मिलकर भारत के सेक्युलर ढांचे को मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं वोट देने के अधिकार की। हमारे संविधान ने शुरुआत से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया। इसका सीधा सा मतलब है हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक है। जब संविधान बना तब वोटिंग की उम्र 21 साल थी, लेकिन फिर 1989 से वोटिंग की उम्र घटाकर 18 साल कर दी गई। एक बहुत बड़ा कदम था ये। एक और बहुत जरूरी चीज है हमारी नागरिकता। भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अब इसे समझने के लिए अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। वहां कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक भी होता है और साथ में अपने राज्य का भी, पर भारत में ऐसा नहीं है। हम सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, और इसी वजह से पूरे देश में हमें एक जैसे अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो हमने सरकार और नागरिकों के अधिकार समझ लिए, पर इस पूरे सिस्टम की रक्षा कौन करेगा? अब बात करते हैं उन संस्थाओं की, उन गार्डियंस की जो हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हमारे लोकतंत्र को मजबूती से खड़ा रखने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन जिसका काम है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना। फिर है CAG जो सरकार के खर्चों का हिसाब किताब देखते हैं, और UPSC और SPSC जैसी संस्थाएं हैं जो मेरिट के आधार पर सरकारी अफसरों की भर्ती करती हैं। ये सब मिलकर सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो ठीक है, लेकिन सोचिए अगर देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारा संविधान क्या कहता है? तो ऐसी सिचुएशन के लिए संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। पहली, नेशनल इमरजेंसी जो युद्ध या देश के अंदर हथियारबंद विद्रोह की स्थिति में लगाई जाती है। दूसरी, स्टेट इमरजेंसी जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और तीसरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए। और यहीं पर संविधान की एक और अनोखी बात सामने आती है। जैसे ही इमरजेंसी लगती है, हमारा फेडरल सिस्टम बिना किसी बदलाव के अपने आप यूनिटरी यानी एकात्मक सिस्टम में बदल जाता है। मतलब सारी की सारी पावर राज्यों के हाथ से निकलकर केंद्र सरकार के पास आ जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं। लोकतंत्र सिर्फ बड़े शहरों और राजधानियों में न रह जाए, बल्कि गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचे। इसके लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए लाए गए 2 बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन। 1992 में 73वां और 74वां संशोधन। 73वें संशोधन ने गांव में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, और 74वें संशोधन ने शहरों में नगर पालिकाओं को। इससे एक 3 टियर यानी त्रिस्तरीय सरकार का ढांचा बना, केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय सरकार। जरा इस बात पर गौर कीजिए,
जब देश आज़ाद हुआ तब यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, अशिक्षा थी। ऐसे में हर एक वयस्क को वोट का अधिकार दे देना, ये एक बहुत ही साहसिक कदम था। ये हमारे संविधान बनाने वालों का अपनी जनता पर अटूट विश्वास दिखाता है। तो आज 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी ये संविधान आज भी हमारे देश का मार्गदर्शन कैसे कर रहा है। कैसे ये एक पुराने दस्तावेज से कहीं बढ़कर एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इसकी विरासत और भविष्य की चुनौतियों दोनों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।